अलार्मिंग सिम्टम्स हैं जो अगर हमें अपनी प्रेगनेंसी में नोटिस होते हैं तो हमें इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ब्लीडिंग किसी भी टाइम पर हो प्रेगनेंसी में जो अलार्मिंग है। ये इंटीग्रेटेड केयर क्या है? इंटीग्रेटेड केयर है आयुर्वेदा और एलोपैथी को कंबाइन करके। स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। हर बार की तरह आज हमारे साथ डॉक्टर प्रीति मैम हैं जो कि हमारे साथ काफ़ी समय से इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे प्रीवियस इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट से, यानी कि आयुर्वेदा और एलोपैथी दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों के इंटीग्रेशन से बहुत सारे पेशेंट्स हमारे कंसीव हो चुके हैं और बहुत से पेशेंट्स के इवन बेबीज़ भी हो चुके हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हम रूटीन में देखते हैं जो हमें कनेक्ट करते हैं कि मैम हम आपसे इतने टाइम से ट्रीटमेंट ले रहे थे और अब हम कंसीव कर गए हैं। तो आज हम उसके बाद वाली जो जर्नी है उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एएनसी के बारे में, जिसे एंटीनेटल केयर बोलते हैं। जैसे सिंपल सी लैंग्वेज में बताएं तो 9 मंथ्स में मदर और बेबी को क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए, क्या मेजर्स फॉलो करने चाहिए, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्या चेकअप कराना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे डॉक्टर प्रीति मैम से। और मैम का इसी फील्ड में ऑलमोस्ट 30 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है और जितने भी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी रिलेटेड केसेस होते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होते हैं, वो मैम के पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं और बहुत स्मूथ उनकी प्रेगनेंसी की जर्नी भी रहती है। तो आज हम मैम से उसी बारे में बात करेंगे, एएनसी के बारे में। मैम, एएनसी क्या होता है? राइट। सो ये बहुत अच्छा टॉपिक है एंड मिताली, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आप उसके ट्रीटमेंट्स के बहुत सारे लोग कंसीव हुए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम जो इंटीग्रेटेड केयर दे रहे हैं ना। अब ये इंटीग्रेटेड केयर क्या है? इंटीग्रेटेड केयर है आयुर्वेदा और एलोपैथी को कंबाइन करके। मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर मिताली, डॉक्टर गीतिका और ये सारे लोग हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर। सो हर पैथी में कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। तो हमने क्या किया है, जो दोनों में जो बेस्ट है, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको कंबाइन करके हम जो कपल कंसीव करना चाहते हैं तभी से उनका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। और जब वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो फिर हम उन्हें शेयर्ड केयर में रखते हैं। तो बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो लोकली अपने डॉक्टर्स को, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन कर लेते हैं और हम पूरी 9 मंथ्स उनकी प्रेगनेंसी ऑनलाइन मैनेज करते हैं और फिर वो डिलीवरी जहाँ चाहे वहाँ जाके करा सकते हैं। सो ये सारा सिलसिला के टाइम पे शुरू हुआ था क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पाते थे और हमने रियलाइज़ किया कि ये बहुत अच्छा वे है टू गिव एडवांस्ड केयर, एडवांस्ड एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक केयर टू द प्रेग्नेंट विमेन। और वो बहुत सेफली उनकी पूरी प्रेगनेंसी निकल जाती है। सो एंटीनेटल केयर का मतलब है जो प्रेगनेंसी के 9 महीने हैं उसमें जो केयर दी जाती है उसको हम एंटीनेटल, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान केयर को हम बोलते हैं। तो ये जो एएनसी होती है इसमें क्या-क्या चीज़ें हम करते हैं? बहुत से लोगों का पहला ये क्वेश्चन आता है कि मुझे क्या-क्या इसमें होने वाला है, उससे मेरा रूटीन तो हैम्पर नहीं होगा, मेरा जॉब और बाकी चीज़ें वो तो कहीं हैम्पर नहीं होंगी। तो जनरल सा आप बताइए एक बार, इसमें क्या रहता है? तो हम इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज कोई एक आर्बिट्री पेशेंट हुँ। है, मिसेस ए है ना, और मिसेस ए जो है वो कंसीव कर गई हैं इनफर्टिलिटी के हमारे कंबाइंड ट्रीटमेंट के बाद। उसने पहली बार पीरियड मिस किया है। अब वो मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर रही है और वो पूरे 9 महीने वो कहीं बाहर रहती हैं, मैं तो मोहाली में हूँ, वो कहीं बाहर रहती हैं और वो मुझसे कंसल्ट ऑनलाइन कर रही हैं। तो ये उनकी पहली कंसल्टेशन है। उनके अभी पीरियड मिस हुआ है। सपोज आज तारीख 10 है तो उनके 9 तारीख को पीरियड आने वाले थे, नहीं आए। आज उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखा है और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है और उन्होंने मेरे साथ अपनी फर्स्ट कंसल्टेशन की है। तो मैं उनको अब क्या बोलूँगी, मैं उनको बोलूँगी आप अपना एक ब्लड टेस्ट कराओगे, सीरम बीटा एचसीजी। ये ब्लड टेस्ट से हमें कंफर्म हो जाता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है, क्योंकि कई बार पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं या कोई हुँ। और प्रॉब्लम, इस तरह के पीरियड इरेगुलर आते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होती, फिर भी पीरियड मिस हो जाता है। तो ब्लड टेस्ट करते हैं बीटा एचसीजी। अगर बीटा एचसीजी आपका 5 के ऊपर आता है तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हो। सो हम प्रेगनेंसी को 40 हफ्ते में काउंट करते हैं। पहले 3 महीने को फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, फिर सेकेंड, फिर थर्ड ट्राइमेस्टर। अब इस पेशेंट ने अपना बीटा एचसीजी टेस्ट करवा लिया, बीटा एचसीजी उसका से आ गया 1000। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए अल्ट्रासाउंड, जो हम करते हैं 1500 बीटा एचसीजी के ऊपर, क्योंकि इसके नीचे अगर अल्ट्रासाउंड करो तो अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं दिखता। तो मैं इसको बोलूँगी आप 2 दिन के बाद फिर से बीटा एचसीजी कराओ।
अगर प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही होती है तो 48 आवर्स में बीटा एचसीजी 33% बढ़ जाता है। तो फिर जैसे ही इसका बीटा एचसीजी 1500 के ऊपर होगा, हम इसको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के भेज देते हैं कि आप अपने लोकल रेडियोलॉजिकल सेंटर पे जाके, किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर, गायनेकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर पे जाके आप अपना अल्ट्रासाउंड करा के मुझसे कंसल्ट कर लो। अब अल्ट्रासाउंड उन्होंने कराया, इस अल्ट्रासाउंड का क्या फ़ायदा है? इससे 2 फ़ायदे हैं। एक तो हमें ये पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी बच्चेदानी में ही है और ट्यूब में नहीं है। जो पहले फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराते हैं वो बहुत जल्दी होना चाहिए, क्योंकि 100 में से 10 लोगों की प्रेगनेंसी ट्यूब में ठहर जाती है, जिसको हम एक्टॉपिक बोलते हैं। फिर इसमें हम दवाई या इंजेक्शन या ऑपरेशन करके इसको हटा देते हैं, नहीं तो वो ट्यूब फट सकती है और माँ मर भी सकती है। अब मान लिया कि उसका अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल है, उसके अंदर हमें हार्ट बीट दिख गई, सब दिख गया, तो फिर हम उसको दवाइयाँ कोरियर कर देते हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड, कुछ आयुर्वेदिक की दवाइयाँ हैं वो ये लोग डॉक्टर मिताली वगैरह कोरियर कर देते हैं। और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे ब्लड ग्रुप, थायराइड, एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये हम गाइड कर देते हैं, वो वहाँ से करा के हमें भेज देते हैं। हम उस पे देख के फिर उनकी नेक्स्ट विजिट शेड्यूल कर लेते हैं आफ्टर 3 वीक्स, जिसमें वो एक अल्ट्रासाउंड करा के हमें मिलते हैं। तो ऐसे करके हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकालते हैं। ओके। अब बात आती है कि एएनसी बच्चे को कैसे हेल्प करती है, क्या क्या बेनिफिट्स एएनसी से आपके होने वाले बेबी को मिलते हैं? राइट। सो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोजिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होता है, बार बार उल्टी आने का मन करता है, तो फिर हम कुछ टैबलेट्स होती हैं जो हम उन्हें प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा, खाने पीने में सब कुछ खा सकते हो, सिर्फ ये बोलते हैं कि हाइजीनिक खाना खाओ। ऐसे नहीं कि बाहर की दुकान, वैसे भी अभी बारिशों का सीजन चल रहा है तो आप गन्ने का जूस पियो, या गन्ने का जूस नहीं पीना चाहिए। गन्ने का जूस क्यों नहीं पीना? क्योंकि अगर आप घर में निकाल रहे हो तो ठीक है, पर अगर वो अनहाइजीनिक तरीके से निकला है तो जॉन्डिस फैलने का डर होता है। या बाहर के गोलगप्पे नहीं खाने चाहिए, चाट पकौड़ी नहीं खानी चाहिए, जिससे कि पेट खराब ना हो। दूसरा, फॉलिक एसिड ज़रूर लेना है। फॉलिक एसिड एक ऐसी टैबलेट है जो प्रेगनेंसी होने के 6 महीने पहले से शुरू कर देनी चाहिए, और पहले 3 महीने फॉलिक एसिड लेना चाहिए, जिससे बच्चे की रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग हो। मैम, जैसे जैसे एएनसी शुरू हुआ है तो बहुत सारी जो मैटरनल मोर्टेलिटीज़ होती हैं, जो पहले हमें बहुत सुनने में आता था कि प्रेगनेंसी में इस महिला की मौत हो गई या ऐसे कुछ हो गया, तो उसमें कितना इवोल्यूशन आया है? कैसे एएनसी ने जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या उनके होने वाले जो बच्चे हैं उनको कैसे हेल्प किया है, किस किस चीज़ों को, कौन कौन सी डिजीज़ को इरेडिकेट किया है? तो अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की ही बात करें तो एक्टॉपिक जैसे मैंने बताया 8 से 10% औरतों को एक्टॉपिक होता है। तो ट्यूब में अगर प्रेगनेंसी ग्रो कर रही है, वो फट जाएगी तो फिर औरत की जान जा सकती है। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो 5 से 6 हफ्ते पर होना चाहिए, उससे हमारे एक्टॉपिक रूल आउट हो जाता है, तो इससे भी मोर्टेलिटी कम होती है। दूसरा, फॉलिक एसिड, और अगर आपकी एज 35 के ऊपर है तो एस्प्रिन और कुछ दवाइयाँ कैल्शियम वगैरह शुरू कर देते हैं, जिससे आपका बीपी ना बढ़े। तो फिर अराउंड 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में, मतलब 12 हफ्ते पे एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जिससे बच्चे की गर्दन की थिकनेस देखी जाती है, और डाउन सिंड्रोम को रूल आउट करने के लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से एबनॉर्मल बेबीज़ का रिस्क कम हुआ है और माँ की जानें भी बची हैं। तो जितने भी मुझे ये समझ में आया अभी तक, जितने भी जेनेटिक अनोमली हैं या जो अपंग बच्चे पहले ज़्यादा पैदा होते थे, वो अगर हम प्रॉपर एएनसी कराते हैं, प्रॉपर डॉक्टर का विजिट करते हैं, फॉलिक एसिड और जो भी रूटीन का सारा चीज़ें हैं वो अच्छे से फॉलो करते हैं, तो अपंग बच्चे होने के चांसेस कम है। तो मुझे लगता है जैसे ही हमें प्रेगनेंसी डायग्नोज हो, हमें इमीडिएट अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, किसी कॉम्प्लिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए कि कुछ होगा तो हम अपने डॉक्टर से जाके मिलेंगे। करेक्ट। फिर इसके बाद आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, जो 12 हफ्ते से लेके 28 हफ्ते तक का मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, क्योंकि इसी टाइम पे आपका खाना पीना, आपका न्यूट्रिशन, पोषण, फिर आपका ब्लड प्रेशर, शुगर का डायग्नोसिस होता है। आजकल डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसका ट्रीटमेंट अभी नहीं शुरू करेंगे तो मदर और बच्चे की दोनों की हेल्थ को इट कैन अफेक्ट। सेकेंडली, ब्लड प्रेशर भी 20 हफ्ते के बाद बढ़ना शुरू होता है, तो रेगुलर एएनसी में हर बार ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए। अगर बीपी 150-90 के ऊपर आ रहा है तो तुरंत कंसल्ट करें, जिससे कि बीपी की दवाई शुरू हो। फिर थायराइड, मैंने कुछ टेस्ट आपको बताए हैं, ये टेस्ट ज़रूर होने चाहिए। अराउंड 18 वीक्स, मतलब 5 महीने पे एक लेवल 2 स्कैन होता है, वो स्कैन ज़रूर कराना है, जिससे कि पता चलता है कि बच्चे के हाथ पाँव पैर, हार्ट वगैरह सब ठीक से बने हैं कि नहीं बने।
तो जब सेकेंड ट्राइमेस्टर खत्म हो जाता है फिर आता है डिलीवरी वाला ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो इसके टाइम पर फिर से हम हर 1 से 1.5 महीने पे अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ये देखने के लिए कि बच्चे की ग्रोथ ठीक से हो रही है। आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स देते हैं, हीमोग्लोबिन चेक कराते हैं। बहुत बहुत लेडीज़ में हीमोग्लोबिन कम होता है और वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है मैटरनल मोर्टेलिटी का इंडिया में। सो हीमोग्लोबिन लेवल 10 के ऊपर तो ज़रूर होना चाहिए, और अगर वो कम है तो फिर आपने आयरन की टैबलेट ज़रूर लेनी है। डीवर्मिंग कर सकते हैं अगर हीमोग्लोबिन कम है, और फिर डिलीवरी के टाइम पे एक सही जगह पे जाके डिलीवरी करानी चाहिए। जी, तो आज हमें काफ़ी बातें एएनसी के बारे में पता चली। एक लास्ट चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी, ऐसे कौन से हाई रिस्क प्रेगनेंसी जैसे हम बात करते हैं, कौन-कौन से ऐसे अलार्मिंग डिजीज़ेज़ हैं या अलार्मिंग सिम्पटम्स हैं जो अगर हमें अपनी प्रेगनेंसी में नोटिस होते हैं तो हमें इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना चाहिए, घर पे वेट एंड वॉच या अपने लेवल पे मैनेज नहीं करना चाहिए? ऐसी कुछ चीज़ें बता दो। ब्लीडिंग किसी भी टाइम पर हो प्रेगनेंसी में तो अलार्मिंग है। बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स आ रही हैं, आप कुछ खा ही नहीं पा रहे, तो फिर आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। तीसरा होता है कि पेट में दर्द होना शुरू हो जाना किसी भी टाइम पर, सो वो आपने जाना है। फोर्थ, अगर आपको लीकेज हो जाए, जैसे पानी की थैली फट जाती है तो आपके कपड़े भीग जाते हैं, तो जाना है। हाथ पाँव में सूजन आ जाए तो आपने जाना है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, शुगर बढ़ जाए, आपका हीमोग्लोबिन फॉल हो जाएगा, तो भी आपने हॉस्पिटल तुरंत जाना है। या बच्चे के मूवमेंट्स नहीं हो रहे, 28 हफ्ते के बाद हम बोलते हैं कि बच्चों के मूवमेंट का ट्रैक रखो। सुबह 3 बार, दोपहर 3 बार, रात को 3 बार मूवमेंट ज़रूर होने चाहिए। पर अगर मूवमेंट नहीं हो रहा तो तुरंत जाके डॉक्टर से हार्ट बीट चेक करानी चाहिए। जी, तो मैम थैंक यू सो मच। आज आपने हमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया और हमारे बहुत सारे पेशेंट्स जो भी कंसीव कर गए हैं उनके लिए आई होप ये पॉडकास्ट बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं या मदर टू बी हैं तो आप मैम से भी डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं, अपने अपने होने वाली बेबी की जर्नी को इंश्योर कर सकते हैं कि वो स्मूथ जाए। तो ऐसे ही और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वेबिनार्स के साथ हम और कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स कंसीव हो गए हैं। तो आने वाले कुछ पॉडकास्ट हम एएनसी पे करेंगे, अलग अलग डिजीजेज हैं, अलग अलग ट्राइमेस्टर वाइज जो जो चेंजेस आते हैं उसको पहचानेंगे, उसे डिटेल में समझेंगे। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम डिलीवरी के बारे में बात करेंगे, जैसे नॉर्मल डिलीवरी है, सिजेरियन सेक्शन है। तो बहुत सारा लोगों में इसको लेकर कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं, कुछ मिथ्स भी हैं, तो उस पर हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बार बार अबॉर्शंस होना या फिर अगर आप भी इनफर्टिलिटी से परेशान हो रहे हैं तो अभी आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर लीजिए हमारे हिम्स हॉस्पिटल पंचकुला की, क्योंकि हर वेडनेसडे को डॉक्टर प्रीति जिंदल जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं और 30 ईयर से भी ज्यादा का उनको एक्सपीरियंस है, उनसे आप मिलकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और अगर बार बार आईवीएफ करवाने के बाद भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर प्रीति जिंदल से तुरंत मिलिए।